हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको टारगेटिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड डेफिनेशन दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपको दे रखा है टारगेट कंपैटिबिलिटी, टैक्टिकल टारगेटिंग, टारगेट अट्रैक्टिवनेस या स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग। बाकी डेफिनेशन आपको सामने दे रखा है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसटीपी अप्रोच से। एस का मतलब क्या है? सेगमेंटेशन। टी का मतलब क्या है? टारगेटिंग। और पी का क्या मतलब है? पोजिशनिंग। इस टॉपिक पे मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि टारगेटिंग क्या है। टारगेटिंग बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें एक कंपनी मोस्ट सुटेबल कस्टमर्स को सेलेक्ट करती है और उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसको बेच सके। बेसिकली कंपनी उन कस्टमर को टारगेट करना चाहती है जो उसके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल कस्टमर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसको देख लेते हैं। पहला है टारगेट कंपैटिबिलिटी। टारगेट कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि कंपनी कितना अच्छा कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है और वो टारगेट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ फिट बैठती है। क्योंकि आपको पता है कि जो कंज्यूमर हैं उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर होगी, तो कंपनी कितना अच्छा कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना सकता है कि वो टारगेट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ फिट बैठ जाए। यानी कि कंपनी की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सके। तो ए का मैच कर लेंगे हम लोग सेकेंड से। टारगेट कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अब यहाँ पे फिट का क्या मतलब है? सपोज कर लो कि कोई कंपनी है जो कार बनाती है और कार ऐसे बिकेगा नहीं, कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। मान लेते हैं वो एक्सपेक्टेशन है सेफ्टी। तो अगर मान लेते हैं कि टाटा कोई कार बनाती है और उसमें सेफ्टी फीचर बहुत ही अच्छा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू दे पा रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि टाटा की कार काफ़ी सेफ है, तो वो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू बना पा रही। ये एबिलिटी कंपैटिबिलिटी है। नेक्स्ट है टैक्टिकल टारगेटिंग। टैक्टिकल टारगेटिंग का क्या मतलब है कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक या चैनल आप बनाओ जिससे आप टारगेट ऑडियंस को रीच कर सको, पहुंच सको। टैक्टिकल का क्या मतलब है? वेज, वो सारे तरीके जिससे आप कस्टमर के पास पहुंच सकते हो। तो टैक्टिकल टारगेटिंग का क्या मतलब है? वेज इन विच कंपनी कैन रीच स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल जियो। आपने देखा कि जियो जब आया तो उसने क्या किया? फ्री कॉलिंग दिया। ठीक है, सबको फ्री कॉलिंग दिया। तो ये एक तरीका है कस्टमर के पास पहुंचने का। टेक्निकल्स का क्या मतलब? वेज, ध्यान रखना, तरीका जिससे वो कस्टमर तक पहुंच सकता है। तो जियो फ्री कॉलिंग देके कस्टमर तक पहुंच गया। नेक्स्ट है टारगेट अट्रैक्टिवनेस। टारगेट अट्रैक्टिवनेस का क्या मतलब है कि सुपीरियर वैल्यू देना। इसको हम मैच करा लेंगे फर्स्ट से। रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ अ मार्केट सेगमेंट टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर द कंपनी। टारगेट अट्रैक्टिवनेस का क्या मतलब है कि कौन सा ऐसा मार्केट सेगमेंट है जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। फॉर एग्जांपल एप्पल, अगर पीसी मार्केट सेगमेंट में अगर हम बात करें तो जो मैकबुक है, स्पेशली मैकबुक एयर जो है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है फॉर द कंपनी एप्पल। तो इसे हम टारगेट अट्रैक्टिवनेस कहेंगे। टारगेट अट्रैक्टिवनेस का क्या मतलब है कि कंपनी कौन सा टारगेट सेगमेंट को टारगेट करे जिससे कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। इसे हम टारगेट अट्रैक्टिवनेस कहते हैं। आखिरी है स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग। स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग का मतलब क्या है? फोकसेस ऑन कस्टमाइजिंग कंपनीज ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। यानी कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग ही आप काम कर रहे हो, उस तरीके से आप ऑफर निकाल रहे हो जो कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग है ताकि वो उस प्रोडक्ट को परचेस कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनीज यूज डैश व्हेन दे लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट डायरेक्ट मार्केटिंग एंड व्हेन दे कैन अर्न मोर बाय डूइंग सो।
कंपनी क्या इनमें से यूज करती है जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होती हैं टू कैरी आउट डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा वो जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करती हैं। आपके ऑप्शन है इंटरमीडियरीज, इंटरनेशनलाइजेशन, इन्फ्लुएंसर्स, इनोवेशन। देखिए, जब कंपनी के पास पैसों की कमी होती है टू कैरी आउट डायरेक्ट मार्केटिंग, तो वो इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ कौन होता है, मैन्युफैक्चरर्स, दूसरी तरफ कौन होता है, फाइनल कंज्यूमर्स, बीच में एक लिंक जोड़ दिया जाता है। लिंक कौन होता है, ये आपके इंटरमीडियरीज होते हैं। अगर कंपनी के पास पैसा होता तो कंपनी अपना खुद का आउटलेट खोल देता, क्योंकि आउटलेट खोलने में क्या उसको पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉय की सैलरी देना होगा, रेंट देना होगा, जिस एरिया में प्रोडक्ट बेचना है वो जो लैंड है वो लीज पे लेना होगा, तो काफी खर्चा है। अगर उसके पास पैसा नहीं तो वो क्या करेगा, इंटरमीडियरीज को एक लिंक बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो क्या करता है, सोप के कैटेगरी में अगर सपोज कर लेते हैं, बात करते हैं, तो वो लक्स, डव, लाइफ बॉय, इस तरीके की जो सोप है वो बेचता है, तो वो इंटरमीडियरी का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे इंडिया में आपने देखा है बिग बाज़ार, अगर यूएस की बात करें तो वॉलमार्ट, ये क्या है, इंटरमीडियरीज हैं जिनका इस्तेमाल करता है एक मैन्युफैक्चरर तब जब उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं डायरेक्ट मार्केटिंग को करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में वो इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस द फॉलोइंग सर्विस डिफरेंशिएटर्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। आपको सर्विस डिफरेंशिएटर को एक लॉजिकल सीक्वेंस में करना है। ऑप्शन क्या है, स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, रिटर्न्स, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, ईज ऑफ ऑर्डरिंग। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सर्विस डिफरेंशिएशन से पूछा गया है, लेकिन ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आता है। और प्रोडक्ट पे मैंने एक डिटेल एकदम लेक्चर लिया हुआ है, तो आप सारे जो पार्ट्स है उसको आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस की। सर्विस क्या होता है, सर्विस कोई भी एक्टिविटी या बेनिफिट हो सकती है जो कि एक पार्टी ऑफर करती है किसी दूसरे को विदाउट ट्रांसफरिंग एनी फिजिकल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर कट लेने जाते हो या कोई टैक्सी राइड लेते हो या कोई मेडिकल चेकअप कराते हो, तो ये सब सर्विस के अंतर्गत आते हैं। मूवीज देखने जाते हो तो ये सब सर्विस के अंतर्गत आते हैं। सर्विस डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से आपकी सर्विस आपके कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट करती है, अलग होती है। क्या आप यूनिक फीचर्स आप देते हो, क्या यूनिक बेनिफिट्स देते हो, या आपका एक्सपीरियंस कितना बेहतर है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, ये सर्विस डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाराणसी से हूँ, तो वाराणसी में JHV मॉल जो है वो इसलिए बेहतर माना जाता है, यानी सर्विस डिफरेंशिएशन उसका ये है कि वहाँ पे बेटर साउंड है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन मैंने आपको जब प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट में फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्योर सर्विस के बारे में बात नहीं करती है, बल्कि ओवरऑल एक जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। तो एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे अभी गर्मियों का दिन है, तो आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, जिसको आम भाषा में हम फ्रिज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको आज के टाइम पे ऑनलाइन कोई फ्रिज खरीदना है, तो कौन सा जो सर्विस डिफरेंशिएटर है उसको किस लॉजिकल सीक्वेंस में आप रखोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखोगे कि आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, जाहिर सी बात है सबसे पहले ईज ऑफ ऑर्डरिंग देखा जाएगा कि फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली ऑर्डर करने को मिल रहा है, अमेजोन पे मिल रहा है, या कहाँ पे ऑर्डर करने में प्रोडक्ट को कितना आसान है। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हमने एग्जांपल में लिया है, तो किस तरीके से आप रेफ्रिजरेटर आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा होगा स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट जो है वो 2 दिन में डिलीवरी दे रहा है, अमेजोन में आपको 1 दिन का डिलीवरी दे रहा है। तो स्पीड और टाइमिंग देखोगे कि जो भी हमारा सर्विस है या प्रोडक्ट है वो कितना फास्ट हमको मिल रहा है। तीसरा हो जाएगा इंस्टॉलेशन। अगर आपने खरीद लिया, ऑर्डर कर दिया, तो आप ये देखोगे कि इंस्टॉलेशन कितने दिन में हो रहा है। मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट में 10 दिन में हो रहा है और अमेजोन में 3 दिन में हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग और कंसल्टिंग जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अगर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कल को ख़राब हो गया या उसमें कोई रिपेयर वर्क आ गया,
तो ये आप कहाँ से कराओगे या कितने दिनों में आ गया, अगर कोई फॉल्ट आ गया तो कितनी जल्दी ये चीज़ होगी। अगर मान लीजिए ये भी कंफर्म नहीं होता है तो आखिरी में आप क्या करोगे, रिटर्न का ऑप्शन देखोगे। तो ये जो चारों पांचों जो ऑप्शंस थे ये एक तरीके की सर्विस डिफरेंशिएटर है, ठीक है। जहां से भी आप प्रोडक्ट या सर्विस परचेस कर रहे हो वो ये सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए वो कहाँ पे बेहतर है ये देख के आप प्रोडक्ट परचेस करोगे। तो इसको सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की अजम्पशंस। आपको बताना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो कौन से अजम्पशन पे बेस्ड है। वापस से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं। प्रॉफिट रिमेन स्टेबल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट्स हैव अनलिमिटेड लाइफ। प्रोडक्ट सेल्स थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेज ईच posing different challenges, opportunities and problems to the seller. Products require different marketing, financial, manufacturing, purchasing and human resource strategy in each of the life cycle stages. Products have a limited life. देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेज होता है। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होगी। सेकेंड स्टेज जो था वो था ग्रोथ। थर्ड था मैच्योरिटी और फोर्थ था डिक्लाइन। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है, ये मैच्योरिटी है और ये डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज है सब। तो सारे जो ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं उसको। पहला लिखा है प्रॉफिट रिमेन स्टेबल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हर स्टेज में प्रॉफिट जो है अलग अलग होता है। जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज है तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कम होगा। ग्रोथ स्टेज है तो यहाँ पे बढ़ता रहेगा। मैच्योरिटी स्टेज में मैक्सिमम होगा और डिक्लाइन स्टेज में मिनिमम होगा, सबसे कम डिक्लाइन स्टेज में होगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि हर स्टेज पे जो प्रॉफिट है वो सेम है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स हैव अनलिमिटेड लाइफ। देखिए किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है। जैसे हम सभी ह्यूमंस की जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है। कोई 60 साल चल सकता है, कोई 70 साल जिंदा रह सकता है, कोई 90 साल, कोई 100 साल। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट की एक लिमिटेड लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया का आपने देखा तो वो करीब करीब मेरे ख्याल से 25 ईयर्स तक चला। इसी तरीके से किसी भी ब्रांड का आप देख लो तो वो एक लिमिटेड लाइफ होता है उसका, एक लिमिटेड ईयर तक ही वो मार्केट में रहता है, उसके बाद वो बाहर हो जाता है। तीसरा है प्रोडक्ट सेल्स पास थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस ईच पोजिंग डिफरेंट चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स टू द सेलर्स। ये बिल्कुल सही है कि जो प्रोडक्ट का सेल है वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होता है। हर स्टेज का अपना एक चैलेंज है, हर स्टेज में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सेल्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स जो है वो कम होता है, ग्रोथ में धीरे धीरे बढ़ता है, मैच्योरिटी में मैक्सिमम होता है और डिक्लाइन में सबसे कम सेल्स होता है। ठीक है। चौथा देखते हैं प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी इन ईच ऑफ द लाइफ साइकिल स्टेजेस। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हर लेवल पे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन हर लेवल पे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग, अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हर तरीके के जो भी यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पांचवा देखते हैं प्रोडक्ट हैव लिमिटेड लाइफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रोडक्ट का जो है वो एक लिमिटेड लाइफ होता है। तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं और आखिरी के जो तीनों हैं वो सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का 4, CDE ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ मार्केटिंग टर्म फॉर एनी डिजाइन टू प्रॉम्प्ट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स और इंकरेज एन इमीडिएट सेल। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक मार्केटिंग टर्म है, एक मार्केटिंग का शब्द है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स लेने के लिए या फिर इमीडिएट सेल्स के लिए यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन है कॉल फॉर प्रमोशन, कॉल फॉर एक्टिविटी, कॉल फॉर एक्शन या कॉल फॉर एस्पिरेशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कॉल फॉर एक्शन, जिसको हम बोलते हैं CTA।
कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन क्या होता है? एक प्रॉम्प्ट होता है जो किसी वेबसाइट पे या किसी एडवर्टीजमेंट पे होता है, जो ये बताता है अपने यूजर्स को कि आपको कोई स्पेसिफिक एक्शन करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी एक स्पेसिफाइड एक्शंस के बारे में बात करता है जो कि आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स या इमीडिएट सेल्स के लिए आपको इंकरेज करता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि वेबसाइट पे अगर आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है बाय नाउ, या फिर कहीं आप एजुकेशनल वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है लर्न मोर, या फिर आपने देखा होगा जनरली किसी वेबसाइट में आपको लिखा होता है साइन अप, या फिर अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ऐड टू कार्ट। तो ये सब क्या है? आपसे इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं या फिर इमीडिएट सेल्स करने के लिए एक प्रॉम्प्ट बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। यानी कि जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जो भी वेबसाइट ओनर होता है या जो भी एडवर्टाइजमेंट कराने वाला पर्सन या कंपनी होता है, वो ये चाहता है कि आप एक्शन लो, तुरंत आप तुरंत परचेस कर लो प्रोडक्ट, या फिर जो भी इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहता हो वो आपसे कराना चाहते हैं। इसे हम कॉल टू एक्शन या फिर CTA कहते हैं। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने असर्शन और रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। असर्शन कह रहा है कंज्यूम्स, यहाँ कंज्यूम्स नहीं है, कंज्यूमर्स हैं। आप लोग ध्यान से इसको देख लिया करिए, कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स होता है, तो आप भी जब भी पढ़ें क्वेश्चंस तो आंख बंद करके ना पढ़ें, हर बार उसको देख लें खुद से कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। खैर, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो असर्शन कह रहा है कंज्यूमर में प्रेफर टू चूज चैनल्स बेस्ड ऑन देयर ओन शॉपिंग गोल्स एज वेल एज प्राइस, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड कन्वीनियंस। असर्शन कह रहा है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादातर जो चैनल्स होते हैं वो अपने शॉपिंग गोल्स के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट उनको किस तरीके का चाहिए या कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो चैनल्स को चुनते हैं। चैनल्स का मतलब आप समझ रहे हो? वो प्लेटफॉर्म जहाँ से कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। वो रिटेल स्टोर भी हो सकता है, ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है, शॉपिंग चैनल्स भी हो सकता है, जैसे शॉप18 जो है, अगर आपने इसका नाम सुना हो या कभी परचेस किया हो 2012 से 2018 तक, ये बहुत ट्रेंडिंग था। शॉप18, होम शॉप18 आई गेस उसका पूरा नाम था। तो कौन सा चैनल से कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करेगा वो उसकी शॉपिंग गोल्स पे निर्भर करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। रीजन कह रहा है सम कंज्यूमर्स आर अनविलिंग टू ट्रेड अप रिटेलर्स ऑफरिंग हायर एंड गुड्स एंड ट्रेड डाउन टू डिस्काउंट रिटेलर्स फॉर प्राइवेट लेवल्स। यहाँ पे ट्रेड अप का मतलब क्या है कि महंगा प्रोडक्ट खरीदना। ट्रेड डाउन का क्या मतलब है? सस्ता प्रोडक्ट खरीदना फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स। कुछ प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर महंगा खरीदता होगा, कुछ प्रोडक्ट जो है वो सस्ता खरीदता होगा। तो यहाँ पे रीजन में कह रहा है कि कुछ कंज्यूमर जो है वो ना चाहते हुए भी जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनको परचेज नहीं करते और उसके बदले वो सस्ते प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो भी उनको डिस्काउंट में मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली सही है। देखिए, कंज्यूमर जो है वो अपने पसंद के हिसाब से चैनल चुनते हैं। आप सभी को पता होगा कि कंज्यूमर अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को परचेस करता है, जो भी उनके शॉपिंग गोल्स हैं। अगर उनको सपोज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट सस्ता खरीदना हो, प्राइस मान लेते हैं एक फैक्टर है। अगर हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है ऑनलाइन, तो हम क्या ऑनलाइन नहीं परचेस करेंगे? परचेस करेंगे। तो ये एक तरीके का जनरल बिहेवियर है कंज्यूमर का कि वो अपने शॉपिंग गोल्स के हिसाब से चैनल्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। और चैनल्स का मतलब क्या है? वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ से कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। वो आपके घर के पास जो रिटेल स्टोर है वो भी हो सकता है, ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये भी हो सकता है। शॉपिंग चैनल्स भी हो सकता है, टीवी शॉपिंग चैनल्स जिसको बोलते हैं। रीज़न भी सही है कि कुछ कंज्यूमर जो है वो महंगे प्रोडक्ट को नहीं परचेस करना चाहते और वो जो डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल रहा है उनको परचेस करना चाहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न भी सही है। कंज्यूमर जो है वो चैनल्स को अपने शॉपिंग गोल्स के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो महंगे प्रोडक्ट ना परचेस करे बल्कि सस्ते प्रोडक्ट परचेस करे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न भी इसका करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश टेक्स एन अकाउंट अ होस्ट ऑफ इनपुट्स सच एज बायर्स इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, द चैनल डिलीवरेबल्स, द वारंटी, द क्वालिटी, customer support and software attributes such as supplier's reputation, trustworthiness and esteem। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है
जिसमें प्राइस को सेट करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स को ध्यान में रखती है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। जैसे प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में एक जो बायर है, जो कस्टमर है, वो क्या सोचता है, चैनल्स के बारे में क्या सोचता है, प्रोडक्ट की वारंटी, क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट्स के बारे में उसका क्या इमेज है, इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो एक एक करके देख लेते हैं। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग का क्या मतलब? रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे किस रेट से हमें रिटर्न मिल रहा है, ये पहले ही टारगेट कर लेना। यानी कि सेटिंग प्राइस टू अचीव अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्रोडक्ट को बनाने में और हम किस रेट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइस सेट करना टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है और वो ये चाहता है कि वो 20% उसका ROI हो, तो पेन का जो प्राइस होगा उसको इस हिसाब से रखेगा कि 20% जो है उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। इसे हम टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग कहते हैं। दूसरा होता है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग जो होता है वो एक ऐसा मेथड है जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। बेसिकली बिड लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सील्ड बिड ऑक्शन के बारे में सुना होगा। यानी कि एक सील बंद जो है लिफाफा होगा, उसमें जो भी बायर हैं वो अपनी बिड यानी बोली को लिखेंगे और जो भी हाईएस्ट बिडर होता है वो उस बिड को जीत जाता है और वही प्राइस रख दी जाती है। चौथा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का क्या मतलब है कि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाता है तो वो ध्यान में रखा जाता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और वो किस तरीके से जो सिमिलर प्रोडक्ट हैं बेच रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कोक वर्सेस पेप्सी, ये दोनों अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं। कोक जो है कोका कोला जो कंपनी है उसका एक प्रोडक्ट है, पेप्सी जो है वो पेप्सी को जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या होगा कि दोनों जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लगभग लगभग सेम होगा। कोक जब प्राइस रखने वाला होगा तो वो पेप्सी के प्राइस को कंसिडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि कोक जो है वो छोटा 20 रुपए का आ रहा है, तो ये भी 20 रुपए या 19 या 18 ऐसा ही कोई प्राइस वो रखेगा, ठीक है। तीसरा है जो कि हमारा आंसर भी है, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग। इसे हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ये नाम ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग या फिर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी इसे कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इस बेस पे सेट किया जाता है कि कस्टमर का परसीव्ड वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, परसीव्ड वैल्यू ऑफ द कस्टमर। यानी कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उनको क्या वैल्यू मिल रहा है वो परसीव करना है। यानी हाउ मच द कस्टमर बिलीव दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ। एक प्रोडक्ट की कितनी वर्थ है ये परसीव करना कस्टमर के, और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना। फॉर एग्जांपल, एक आईफोन जो है वो आज के डेट में एटलीस्ट मेरे ख्याल से 50,000 रुपीज़ का तो आता ही होगा, 50,000 का। तो सेम स्पेसिफिकेशन का अगर आप कोई और प्रोडक्ट परचेस करना चाहो तो हो सकता है कि 30,000 में भी वो स्पेसिफिकेशन वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाए। लेकिन कस्टमर के जो बिलीव वो ये है कि जो आईफोन है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कंपनी आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है। तो इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग इसे कहते हैं। क्वेश्चन में भी वही दिया है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उसके चैनल्स, वारंटी, क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट, ये सब चीज़ों के बारे में अगर इमेज बनी है और उसी के हिसाब से अगर आप प्राइस को सेट कर रहे हैं तो उसे हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग या इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ जनरेटिंग सेल्स लीड्स इन पर्सनल सेलिंग, नेटवर्किंग, कूपन्स, कोल्ड कॉल्स। आपको बताना है कि दिए गए मेथड में से कौन सा मेथड नहीं है जो सेल्स लीड को जनरेट करता है। सेल्स लीड का क्या मतलब है कि जो भी सेल्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बढ़ाना, एक तरीके से सेल्स करना ही हो गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये कहता है कि पर्सनल सेलिंग में सेल्स को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल सेलिंग ही जान लेते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या है? इट इज़ अ डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच जिसमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फेस टू फेस इंगेज करता है, इंटरेक्शन करता है जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स का क्या मतलब है? जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बनने वाले होते हैं। और हम इंटरेक्ट करके क्या करते हैं? उनको परसुएट करते हैं, उनको एक तरीके से मोटिवेट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को परचेस कर सकें। पर्सनल सेलिंग आपने देखा होगा, जब भी आप 2-3 साल पहले आपने अगर स्टोर में जाके कपड़े परचेस किए हों तो वहाँ पे आपने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको देखा होगा। तो वही पर्सनल सेलिंग होता है। अब सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है रेफरल्स। रेफरल्स क्या होता है? इसमें अगर मान लेते हैं जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, फॉर एग्जांपल जीन्स आपने परचेस किया और जीन्स की क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड हैं, आपने ओवरऑल जो परचेस किया है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको इंकरेज करेगा कि आप दूसरे लोगों को भी हमारे शॉप पे लेके आओ। इसे हम क्या बोलते हैं? रेफरल्स बोलते हैं। रेफर करना है एक तरीके से। दूसरा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। किसके साथ बिल्ड करते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स, या फिर हम कॉन्टैक्ट को बनाते हैं एक तरीके से, ताकि आप दूसरे जो लोग हैं उनको आप एक तरीके से रेफर कर सको। कूपन्स आप सभी जानते हैं, अपने कूपन से यूज़ किए होंगे, जैसे न्यू 10, सेव 10, 50, इस तरीके का कूपन्स जो है वो आपने यूज़ किया होगा। एक तरीके का एक प्रमोशनल टूल है। अगर आपने स्विगी या ज़ोमैटो पे भी परचेस किया होगा तो आपको 20% ऑफ के लिए इस कूपन का यूज़ करना होता होगा। आखिरी है कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल्स का क्या मतलब है? कि पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करना, जिनके साथ जो है कोई भी प्रायर इंटरेक्शन नहीं है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या सेल्स पर्सन है या बिजनेस है, उसका पहले से इस कस्टमर के साथ कोई भी प्रायर कांटेक्ट नहीं है, तो उसे हम कोल्ड कॉल्स कहते हैं। कॉल्स के थ्रू फ़ोन करके जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनके साथ बात किया जाता है, उनको ऑफर बताया जाता है कंपनी के बारे में। तो जो रेफरल्स हैं ये सेल्स लीड को जनरेट करता है, नेटवर्किंग में जनरेट करता है, कोल्ड कॉल्स भी करता है। लेकिन कूपन्स जो हैं ये सेल्स लीड को जनरेट करने में हेल्प नहीं करता इन पर्सनल सेलिंग। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, कूपन्स। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमोशनल अपील इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील्स बेस्ड ऑन 3 आइडियाज, नेमली। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील में इमोशनल अपील एक टाइप होता है जो कि 3 आइडियाज पे बेस्ड होता है। आपको वो तीनों आइडियाज बताने हैं। आपके ऑप्शन है रैशनल अपील्स जनरली गो अननोटिस्ड, कस्टमर्स वॉच ऑल एड्स, इट कैन कैप्चर अटेंशन एंड फॉस्टर एन अटैचमेंट, कंज्यूमर इग्नोर मोस्ट एड्स, रैशनल अपील जनरली गेट्स नोटिस्ड। अब देखें यहाँ पे इमोशनल अपील की बात की जा रही है। जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें किसी न किसी तरीके से आपको प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने के लिए कहा जाता है। उसमें से इमोशनल अपील भी एक है। जैसे मुझे भी कोई एग्जांपल तो नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आपने कोका कोला का ऐड देखा है जिसमें फ्रेंडशिप, मैं लिख देता हूँ, फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। एक तरीके से फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप और कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है कि हम सब एक हैं और हमारी एक कम्युनिटी है। इमोशनल अपील का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग में तब किया जाता है जब आपको एक तरीके से ब्रांड चाहती है कि आप इमोशनली कनेक्ट हो, आप ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना करें बल्कि दिल से जो है डिसीजन जो है वो लें, तो वहाँ पे इमोशनल अपील का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग में। तो ये 3 चीज़ों में बेस्ड होता है। सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। पहला है रैशनल अपील्स जनरली गो अननोटिस्ड। तो ये बिल्कुल सही है कि जब आप इमोशनल अपील करते हो तो रैशनल जो अपील है, रैशनल का मतलब क्या है? जो तर्क संगत हो, जो लॉजिकल हो। तो जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं वहाँ पे इमोशनल अपील किया जाता है तो आप सोचना जो है वो बंद कर देते हो। रैशनल अपील जो है वो अननोटिस्ड हो जाती है, तो ये सही है। कंज्यूमर्स वॉच ऑल एड्स, ये गलत है। कंज्यूमर सभी एड्स को नहीं देखते हैं, जो इमोशनली अपील्ड जो एड्स होते हैं उनको ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है इट कैन कैप्चर अटेंशन एंड फॉस्टर एन अटैचमेंट, तो ये भी सही है। इमोशनल अपील में जो ऐड होता है जिसमें इमोशनल अपील है वो अटेंशन आपका ग्रैब करता है और एक तरीके से अटैचमेंट आपकी हो जाती है, तो ये सही है। चौथा है कंज्यूमर इग्नोर्स मोस्ट एड्स, तो ये भी सही है। कंज्यूमर जो है ज़्यादातर एड्स को इग्नोर कर देते हैं। रैशनल अपील गेट्स नोटिस्ड,
ये गलत है। जब इमोशनल अपील हो रहा है तो वहाँ पे रैशनल अपील जो है वो अननोटिस्ड होता है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, CAD। तो ये था मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।